नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक कानून बना है और उसके बाद जो आंकड़े एक एक करके सामने आ रहे हैं, उससे डरकर सारे लोग अब सुप्रीम कोर्ट में शरण ले रहे हैं। जो आंकड़े सामने हैं उसमें दिख रहा है कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी के सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अब वक्फ बोर्ड के उस कंट्रोल में आएगी जिसमें सरकार की भागीदारी होगी, न कि पहले की तरह सेटिंग गेटिंग चलेगा। यह ठीक उसी तरह से यह भी लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में लेकर रखे हुए हैं, ऐसे भी कर्नाटक में सब लोग जमीन हड़प नीति पर ही चल रहे हैं। कांग्रेस के चाहे सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिव कुमार हो या फिर परमेश्वर हो, रजन्ना हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सारे लोगों के ऊपर कहीं न कहीं जमीन हड़पने का आरोप लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक नए मामले मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में जो इन लोगों की हिस्सेदारी है, जहां जहां इन लोगों ने कब्जा कर रखा है औने पौने दामों में, यानी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसका रेंट 20 लाख 25 लाख होना चाहिए, वो 25,000 50,000 में वक्फ बोर्ड से सेटिंग करके ले रखा है और उस पर सालों से कारोबार कर रहा है। वैसे ही ओवैसी भी कर रहा, वैसे ही मल्लिकार्जुन भी कर रहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मामले आ रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम अपीजमेंट के पॉलिटिक्स करने वाले सारी राजनीतिक पार्टियों में जो ऊपर के लेवल पर बैठे हुए दबाव देने वाले मुस्लिम लीडर हैं, उसका सब का सब कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है अतीक अहमद, जिसके बाद उसके वारिस सभी खलबली मची है उन लोगों में। अतीक अहमद परिवार के पास 71,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी है जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसी तरह इमरान प्रतापगढ़ी पर भी आरोप है, उसी तरीके से इमरान मसूद पर भी आरोप है और कई ऐसे नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के ही क्यों ना हो। इन लोगों ने, मुस्लिम नेताओं ने कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में उलटफेर किया है। और ठीक उसी तरह ये कुछ और संगठन जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे जमीयत उलेमा हिंद, ये सारे मुस्लिम संगठनों ने भी वक्फ बोर्ड में लूट मचा रखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के शरण में ये लोग पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि याचिकाएं कितनी होनी चाहिए। अब तक 7-8 याचिकाएं दायर हो चुकी है, जिसमें केरल के एक मुस्लिम संगठन ने किया, जमीयत उलेमा हिंद ने भी एक बड़े वकील, क्योंकि अब तक ये छिपे बैठे थे, पता तो था कि कपिल सिब्बल को मैदान में उतरना पड़ेगा और उसके लिए कोई बड़ा मुस्लिम संगठन होगा जो उसकी फीस दे सके और फिर वही ये कहेगा कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसमें कुछ ऐसा पेच फंसाइए जिससे कि ये मामला लटक जाए, आगे इस पर एक्शन ना हो सके। और इसी तरीके से जो जितने पार्टी के नेताओं, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अमानतुल्लाह खान याचिका दायर कर रहा है, वो भी वक्फ बोर्ड के मामले में ही जेल के अंदर गया था, बेल पर बाहर आया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अब तक हो रही है, ईडी की छापेमारी भी हुई है। तो मतलब साफ है, जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो डिजिटल प्रोसेस अब शुरू हो चुका है कानून बनने के बाद। ऐसे जब अमित शाह को जिम्मेदारी मिली थी इसकी, तो उन्होंने पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था कि देखो जितने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका सर्वे रिकॉर्ड अपने पास, सरकार के पास होना चाहिए। और यही तो वजह है कि जब किरण रिजिजू ने बिल पेश किया था तो उस समय एक एक आंकड़े बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी अभी है। 8.8 लाख से पहले कितना था, 8.43 लाख से 8.8 लाख कैसे पहुंचा, 2014 के बाद कितना बढ़ा, उससे पहले कितना था, और अभी 9,43,000 एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है उसमें किसकी कितनी भूमिका है। कब्रिस्तान 1,56,000
प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के पास है, तो मकान और दुकान ये दोनों अलग अलग हैं। 1,21,000 दुकानें हैं, 56,000 मकान भी है। ये 5 तरह के जो डिवाइडेशन किया गया था, ये तैयारी 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से चल रही थी, और इसलिए किरण रिजिजू ने ये रिकॉर्ड दिया और अब उस पर एक्शन की तैयारी है कि टोटल 73,000 प्रॉपर्टी जो पहले से विवाद में है, उसके बाद जो किसी तरीके से इनक्रॉस्ड किया गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल लीडर के कब्जे में है, जिसे रेंट पर इन लोगों ने ले रखा है और लीज पर लेकर अपार्टमेंट बना रखा है, इस पर एक्शन होगा, सुनवाई कार्रवाई सब होगी। और यही डर है कि ये लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अभी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की, और उससे पहले ओवैसी की तरफ से किसी और वकील ने याचिका दायर की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये पाशा ने याचिका दायर की। उधर कांग्रेस के 2 नेता लगे हुए हैं, पहले मोहम्मद जावेद ने किया था, इमरान प्रतापगढ़ी भी पीछे से लगे हैं, आरजेडी के नेता, फिर इधर आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच गए। तो ये सारे वकीलों की फौज खड़ा करके सामने किया गया कपिल सिब्बल को, और कपिल सिब्बल जमीयत उलेमा हिंद की याचिका लेकर पहुंचे और उसके बाद कहा, मिलॉर्ड जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए। क्यों सुनवाई होनी चाहिए जल्द? सीजेआई ने पूछा क्यों जल्द सुनवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल इस पर बार बार यही एक ही बात की रट लगा रहे हैं कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा अल्पसंख्यकों को कैसे होगी? क्योंकि जमीयत की याचिका में यही एक सवाल उठाया गया है कि देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बाधित हो रहा है इस कानून के बनने से, तो फिर इसको खारिज किया जाना चाहिए। और जल्द सुनवाई की बात इनडायरेक्ट पता चलता है, क्योंकि जल्द सुनवाई की मांग ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको एक नए तरीके अपनाने हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करना, जैसे क्रिमिनल केसेस में ये लोग बार बार करते हैं। कोई भी अगर ईडी के तरफ से, सीबीआई के तरफ से नोटिस जारी की जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेते हैं। जैसे कुणाल कामरा अभी विवादों में रहा और मुंबई में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। वो क्या किया, वो प्रोटेक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। वो बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं पहुंचा बल्कि मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया और वहां जाकर कहा, अगर मुंबई में एंट्री कर लिए तो हमारे जान को खतरा है, परेशानी है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां हमारे खिलाफ लगी हुई है। मिलॉर्ड की विचारधारा बदल गई और उन्होंने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दिया, मतलब प्रोटेक्शन। उसी तरीके से वर्शिप एक्ट पर ये लोग गए, कहे कि अभी हर जगह याचिका दायर की जा रही है, सारे दरगाह मस्जिद खतरे में है, सब जगह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गया, और प्रोटेक्शन क्या था कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक कोई भी नई याचिका दायर नहीं की जाएगी। उसी तरह से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं ये कपिल सिब्बल, और इसीलिए इन लोगों ने वहां जाकर कहा जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना जो अभी रिटायरमेंट के समय में पहुंचे हुए हैं, अब उनके विदाई का समय आ गया, 13 मई को ही वो रिटायर करेंगे। अभी उनको लग रहा है कि अगर इधर भी गए तो भी परेशानी होगी, अगर इन मौलाना बोर्ड के तरफ से कोई इंटरिम आदेश पारित कर दिए तो ऐसी समस्या आ जाएगी जैसी समस्या पहले चंद्रचूड़ के साथ आई थी। न घर के रहे, न घाट के रहे, न इधर से मोदी को बुलाने के बावजूद जब अपने घर पे बुलाए और गणेश पूजा में साथ साथ में फोटो डलवाए, फिर भी वो इधर से लोग खुश नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने पहले कई ऐसे फैसले इन मौलानाओं के विपक्ष के कहने पर दिए थे, उनके तरफ से दिए थे। और दूसरी तरफ फोटो डालने पर ये मौलाना और वामपंथी जो सोशल मीडिया गैंग है वो भी एक्टिव हो गया, और इंटरनेशनल स्तर पर ये जो एनजीओ, ये जो सोशल सर्विस करने वाले लोग, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, लेफ्ट इंक्लाइंड लोग, ये सारों लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो अब वो बदल चुके हैं, ये
धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशरी में निष्पक्षता नहीं रही, वो ऐसे ढुलमुल होने लगे कि जा जाकर सेमिनारों में माफी मांगनी पड़ी। अब संजीव खन्ना की वही स्थिति है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए हैं। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल को उन्होंने फटकार लगाई और जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सीधे कहा कि आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर की जाती है, उस पर फैसला कैसे होता है, कैसे उस पर बेंच बनाई जाती है, कितना समय लगता है। आप नियम के अनुसार आइए, ऐसा नहीं है कि आप सामने में आए और उसके बाद हम आपके अनुकूल फैसला देना शुरू कर दें। तो इसलिए कपिल सिब्बल तो मुंह ताकते रह गए, जमीयत के साथ उनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई और सीजेआई खन्ना ने सीधे तौर पर कह दिया नहीं, अभी नहीं, हम दोपहर के बाद देखेंगे और इसको जांच परख करेंगे। अभी याचिकाएं आ रही है, अगर याचिकाएं क्लोज कर दी जाएगी तो फिर सुनवाई इसी के आधार पर होगी, बाद में नई याचिका नहीं डाली जा सकती है। हालांकि वर्शिप एक्ट में ऐसे ही हुआ था, बाद में ओवैसी ने इंटरवेंशन याचिका दायर की और उस याचिका पर भी सुनवाई हुई, उसे साथ में लाया गया। तो इसलिए वक्फ एक्ट पर जो अभी एक के बाद एक एक्शन की तैयारी चल रही है, ये सारे बड़े बड़े माफिया जो भू माफिया बने हुए हैं, मौलाना गैंग के मेंबर, ये सारे जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियां, ये सारे उसमें जो मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपनी बपौती समझ ली है, उसका भोग कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ जब एक्शन मोड में अमित शाह आए, इनको लगने लगा कि सबसे पहले अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट से मंगवाओ, इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाओ और तभी हम लोग बच पाएंगे। लेकिन इनकी सेटिंग लगता नहीं है कि सक्सेस हो पाएगा, सफल हो पाएगा। जो मूड अभी दिख रहा है सीजेआई का और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिख रहा है, क्योंकि जज कैश कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की परेशानियां भी बढ़ी है, वहां भी जजों के बीच एक कंफ्यूजन हो गया है। संपत्ति को डिक्लेयर करने की स्वतः संज्ञान लेकर घोषणा करनी पड़ी और इसलिए परेशानियां जो दिख रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मूड भी बदलता दिख रहा है कि फैसले ऐसे नहीं होंगे और अंतरिम आदेश तो नहीं ही दिया जाएगा। अभी उस कानून पर सुनवाई हो सकती है, याचिका एक्सेप्ट होगा और देखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी का मामला कहीं धार्मिक अधिकार से जुड़ा हुआ है या नहीं। लगता तो यही है कि जैसे आर्टिकल 370 के मसले पर ये कपिल सिब्बल वहां पैंतरेबाजी करते रहे, संविधान के ये जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में संविधान की दुहाई देते रहे, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, उसी तरीके से वक्फ एक्ट पर भी इन लोगों की सारी कॉन्स्पिरेसी धरी की धरी रह जाएगी। फैसला सरकार के पक्ष में ही आएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।